एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ कापका और गैन को देखते हैं जो कि काइजू नंबर 9 को रोकने में लगे होते हैं। इस चीज ने मेरे सामने ही मेरे फादर को मार दिया, पर मैं फिर भी कुछ नहीं कर पाई। हम यहाँ पर देखते हैं काइजू नंबर 9 कापका और गैन दोनों पर ही भारी पड़ रहा होता है और उन्हें दूर फेंक के फिर से उड़ने लगता है, पर अचानक से उसका एक हाथ नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी बॉडी अभी भी अनस्टेबल होती है। तब इस बात का फायदा उठाकर गैन उसके कटे हुए हाथ पर हमला कर देता है और यहाँ दूसरी तरफ कापका भी काइजू नंबर 9 को नुकसान पहुंचा देता है। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला क्योंकि ये सब कुछ उसके लिए फेयर बिल्कुल भी नहीं है। तब कापका अपना पूरा जोर लगा के काइजू नंबर 9 को दूर फेंक देता है। मैं अपनी बॉडी को बार बार हर्ट कर रहा हूँ, पर इससे मेरी बॉडी हील नहीं हो पा रही है और ऊपर से काइजू नंबर 8 बार बार मेरे रास्ते में आ रहा है, जिससे यही साबित होता है कि यही मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। तभी कापका काइजू नंबर 9 को एक और जोरदार मुक्का मारता है जिससे कि उसका दूसरा हाथ भी कट के नीचे गिर जाता है। तब गैन और कापका मिलकर काइजू नंबर 9 पर हमला कर देते हैं, पर काइजू नंबर 9 काइजू नंबर 2 के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमले का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और इस चक्कर में काइजू नंबर 9 की आधी बॉडी भी उड़ चुकी होती है। तब वो देखता है कि कापका और गैन अभी भी सही सलामत होते हैं और उस पर दोबारा से हमला करने के लिए तैयार होते हैं, पर तभी उसे एक आइडिया आता है जिस वजह से वो अकीरा और किकोरू पर हमला कर देता है और कापका और गैन काइजू नंबर 9 को छोड़कर उन दोनों को बचाने चले जाते हैं। तुम उन लोगों को नहीं छोड़ सकते जिन्हें तुम्हारी जरूरत है और यही ह्यूमंस की सबसे बड़ी कमजोरी है, तो इसलिए गुड बाय काइजू नंबर 8। जब अगली बार मैं अपना अगला मूव चलूंगा तब काइजू का एरा स्टार्ट हो जाएगा। और काइजू नंबर 9 वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और यहाँ कापका और गैन ने किकोरू और अकीरा को बचा लिया होता है, पर उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि वो काइजू नंबर 9 को नहीं रोक पाए, जिस वजह से कापका जोर जोर से चीखना स्टार्ट कर देता है। तब सभी को बता दिया जाता है कि डायरेक्टर इसाओ अब इस दुनिया में नहीं रहे और पूरी डिफेंस फोर्स उनके फ्यूनरल में उन्हें श्रद्धांजलि देने आ जाती है। तभी गैन उस दिन को याद करने लगता है जब डायरेक्टर इसाओ उसकी टीम को काइजू से बचाने आए थे और साथ में उसे डायरेक्टर इसाओ की आखिरी बात याद आ जाती है। गैन, अब इस डिफेंस फोर्स और नेशन की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तभी कापका नोटिस करता है कि किकोरू फ्यूनरल में नहीं आई है और गैन किकोरू से मिलने के लिए डायरेक्टर इसाओ के ऑफिस चला जाता है। क्या तुम उन्हें आखिरी बार गुड बाय नहीं कहना चाहोगी? मैं कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्लो थी और इसी वजह से मैं वहाँ टाइम से नहीं पहुँच पाई। मैं बहुत ज्यादा वीक थी और इसी वजह से मैं उन्हें नहीं बचा पाई। ये मेरी गलती है। जो नंबर 9 वहाँ से भाग गया, तो अब कैप्टन गैन मुझे ताकतवर बनना है। मुझे पता है कि मेरे डैड अभी भी उस चीज के अंदर कैद हैं, तो इसलिए मैं उन्हें इस तरह गुड बाय नहीं कह सकती। हमें मिलकर उस चीज को हराना ही होगा और उसके बाद ही मैं उनको सच में गुड बाय कह पाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें अगली फाइट से पहले सबसे ज्यादा ताकतवर बना दूंगा। डायरेक्टर इसाओ ने आज तक मुझे जो सिखाया था वो सब कुछ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो अब तुम्हारी बारी है कि तुम मुझे दिखाओ कि आखिरकार तुम इस इंफॉर्मेशन को लेके क्या क्या कर सकती हो। तब किकोरू इस चीज के लिए मान जाती है और यहाँ कापका बाहर खड़ा चुपचाप उनकी बातें सुन रहा होता है और वो नोटिस करता है कि उसके हाथ का एक हिस्सा अभी भी ह्यूमन स्किन में कन्वर्ट नहीं हुआ है, जिस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ इतामी लैब में आ जाता है जहाँ डायरेक्टर इसाओ ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया होता है और अब उनके मरने के बाद इतामी को सीक्रेट प्रोजेक्ट का हेड बना दिया जाता है, जिस वजह से इतामी उस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए कहता है ताकि उसे काइजू नंबर 9 के साथ आने वाली लड़ाई में रिवेंज के तौर पर यूज किया जा सके। दूसरी तरफ हम यहाँ देखते हैं कि किकोरू की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और वो प्लूटन लीडर रेन के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है, जो कि किकोरू को बड़ी आसानी से हरा देती है। ये तो अपनी रेंज में काफी अच्छे से लड़ती है और यही वो कारण है जिस वजह से ये बैटल फील्ड में उन बड़ी गन के साथ इतनी आसानी से लड़ाई कर सकती है। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। आखिरकार तुम्हें कितना टाइम लगेगा उस पॉइंट तक पहुंचने में जब मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा? फर्स्ट डिवीजन के सारे प्लूटन लीडर्स इतनी काबिलियत रखते हैं कि वे एक दिन कैप्टन बन सकें, तो इसलिए अगर तुम उन्हें सरपास नहीं कर पाओगी तो मुझ तक कैसे पहुंचोगी? जो मैं गेम खेल रहा हूं उसे कंप्लीट करने में मुझे पूरा एक मंथ लगेगा, तो इसलिए तुम्हें उस टाइम तक सारे प्लूटन लीडर से आगे निकलना होगा। तो चलो फिर गेम को स्टार्ट किया जाए।
तभी इजी आकर गैन को एक लात मारता है और उसे अपने काम पर चलने के लिए कहता है। तब किकोरू फिर से रेन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और रिन भी इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तो गैन, तुमने क्या सोचा है? क्या हम काइजू नंबर 8 को फर्स्ट डिवीजन का हिस्सा मान रहे हैं या नहीं? तभी एक पर्सन गैन और इजी को एक रूम में बुला लेता है और यहाँ कापका अपने घर गया होता है। तभी हमें पता चलता है ये पर्सन कापका की बॉडी को एनालाइज कर चुका है, जिस वजह से उसे पता लग गया होता है कि अगर कापका बार बार काइजू में कन्वर्ट होता रहेगा तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो ह्यूमन में कन्वर्ट कभी नहीं हो पाएगा, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह कभी भी एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। तब यहाँ कापका अपने घर की साफ सफाई कर रहा होता है और डिफेंस फोर्स ने उस पर नजर रखी हुई होती है, पर तभी उसे याद आता है कि उसे एक और जगह पर जाना है, जिस वजह से वो डिफेंस फोर्स के साथ मिलकर उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसकी पुरानी टीम लड़ाई के बाद काइजूस की बॉडीज को इकट्ठा कर रही होती है। तब कापका के दोस्त उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और कापका उन्हें कुछ सामान वापस करने आया होता है। तब वहाँ जाकर कापका को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं, जिस वजह से वो फिर से काइजूस को काटने के लिए मशीन उठा लेता है और बड़ी आसानी से उन्हें काटने लगता है, जिस वजह से सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तभी इचिताका कहता है, तुम्हें पता है कापका, जब से तुम निकले हो तब से मुझे ही काइजूस के इंटेस्टाइन साफ करनी पड़ती है, तो आखिरकार तुम्हें एहसास हो ही गया कि मैं टीम के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तुम सही कह रहे हो, काश तुम वापस आ सकते। वैसे तो तुम डिफेंस फोर्स में सबसे नीचे हो ना, तो आखिरकार तुम यहाँ पर काम क्यों नहीं कर लेते? यहाँ तो तुम टीम के स्टार बन सकते हो। तभी टोकुडा इचिताका पर पानी फेंकने लगता है ताकि वो उसकी बकवास बातें बंद कर सके, और हम देखते हैं कापका शाम तक उन लोगों की मदद करता है। तो आखिरकार अब क्या होने वाला है? डायरेक्टर हिसाब मर चुके हैं और जब मैं एक बच्चा था तब वो एक इनविजिबल हीरो थे, जिस वजह से ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। तो क्या हम लोग सिटी के बाहर चले? रुको जरा टोकुडा, आपकी बेटी की तो शादी होने वाली है ना? अपनी बकवास बंद करो, मैं कहीं भी नहीं जा रहा, क्योंकि अगर हम लोग चले गए तो काइजू नंबर 9 के हिस्सों को कौन साफ करेगा जब डिफेंस फोर्स उसे उड़ा देगा? मुझे पता है कि जापान का डिफेंस फोर्स इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा और वो कुछ न कुछ जरूर करके दिखाएगा। मैं तब यहाँ कापका सोच रहा होता है कि अगर उसे अपने फ्रेंड्स को हर्ट होने से बचाना है तो उसे काइजू नंबर 9 को हराना ही होगा। तभी गैन भी वहाँ पर आ जाता है। मैं तुम्हें डिफेंस फोर्स में नहीं रहने दे सकता, क्योंकि अगर तुम बार बार ट्रांसफॉर्म होगे तो शायद तुम एक दिन इंसान में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाओगे, जिस वजह से मैं ऐसे किसी को भी लड़ने नहीं दे सकता। पर मैं ये सब कुछ जानते हुए भी एक चीज कहना चाहता हूँ, हमारी मदद करो कापका। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हमेशा के लिए काइजू में ट्रांसफॉर्म होगे कि नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर हमें किसी भी कीमत पर काइजू नंबर 9 को मारना है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हम दोनों वहाँ पर थे तो इसलिए हम दोनों को ही पता है कि वहाँ पर हमें क्या फील हो रहा था, और मुझे पता है कि तुम भी इस चीज के लिए मना नहीं करने वाले। मैं एक जगह पर पहुँचना चाहता हूँ और डायरेक्टर हिसाओ ने ही मेरी वहाँ तक पहुँचने में मदद की है, तो इसलिए आगे जो भी होगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है फिर चलो आओ, क्योंकि अब डिफेंस फोर्स की बारी है। तब यहाँ सभी लोग काइजू नंबर 9 से लड़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं और वाइस कैप्टन सिसोरू काइजू नंबर 10 की बची हुई बॉडी से मिलने चले जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।